आद्यंत ने ख्वाहिश को अपनी गोद में बैठा रखा और उसके ऊपर अपनी जैकेट डाल दी थी ताकि उसे ठंड का कम एहसास हो। दोनों के दरमियान गर्माइश थी। आद्यंत पूरी रात इसलिए नहीं सोया था। उसे डर था कि कहीं उसकी वाइफ को कोई जानवर लेकर न चला जाए। वह है भी इतनी दुबली पतली सी। सुबह होते ही आद्यंत ख्वाहिश को लेकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह दोनों बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे, पर उन्हें कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा था। चलते हुए ही अचानक आद्यंत की नजर कुछ दूर पर दिख रहे रोड पर पड़ी। रोड को देखकर आद्यंत के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वह तुरंत ख्वाहिश को देखते हुए धीरे से बोला, वाइफी, बस कुछ दूर और वह सामने रोड दिख रहा है ना? बस एक बार वहां पहुंच जाएं, फिर तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आद्यंत की बात सुन ख्वाहिश कुछ नहीं बोली। उसकी नजर भी रोड की तरफ गई और ये देख उसकी आंखों में भी एक चमक आ गई। वह दोनों रोड के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी गुंडों की भी नजर उन दोनों पर पड़ गई। वह गुंडा चिल्लाकर बाकियों को आवाज लगाते हुए बोला, वह देखो, वह दोनों भाग रहे हैं, जल्दी से उन्हें पकड़ो। उस गुंडे की आवाज सुनकर बाकी के सारे गुंडे भी सामने देखकर तेजी से आद्यंत और ख्वाहिश की तरफ बढ़ गए। जैसे ही आद्यंत ने यह महसूस किया, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। ख्वाहिश आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक ही एक पत्थर से ठोकर लगने पर वह लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। ये देखकर आद्यंत घबरा गया और जल्दी से ही अपनी वाइफ को उठाते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना वाइफी? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इतना बोलकर आद्यंत ने नीचे देखा तो ख्वाहिश के पैरों पर से ब्लड निकल रहे थे। ये देख आद्यंत नीचे झुकर ख्वाहिश के पैरों को देखने लगा, पर जैसे ही आद्यंत ने ख्वाहिश के पैरों को टच किया, ख्वाहिश के मुंह से आह निकल गई। ये देख आद्यंत समझ गया कि ख्वाहिश के पैरों में बहुत तेज चोट आ गई है और इस हाल में वह चल नहीं पाएगी। तभी उसकी नजर पीछे से आ रहे गुंडों पर पड़ी। वो सब बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। यह देखकर आद्यंत तुरंत खड़ा हुआ और ख्वाहिश को अपनी गोद में उठा लिया। ख्वाहिश घबराते हुए धीरे से बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं चल लूंगी। ख्वाहिश की बात सुन आद्यंत ख्वाहिश की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, तुम कुछ नहीं बोलोगी अब। मुझे पता है कि तुम चल लोगी, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर चलूं। इट इज ओके। इतना बोलकर आद्यंत अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाकर रोड की तरफ चल दिया। वही सारे गुंडे भागते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ ही रहे थे कि आद्यंत ख्वाहिश को तेजी से लिए रोड पर पहुंच गया। रोड पर पहुंचने के बाद आद्यंत अपने चील जैसी नजरों को इधर उधर घुमाकर देखने लगा। उसे सामने से आ रही एक कार दिखी। वह जल्दी से अपने हाथ बढ़ाकर उसने उस कार को रुकवाया। वहीं वह गुंडे भी अब तक रोड पर पहुंच गए थे, पर इससे पहले वो गुंडे आद्यंत को पकड़ पाते। आद्यंत ने उस कार के रुकते ही उसने ख्वाहिश को उस कार में बिठाया और वहां से निकल गया। वह सब गुंडे बस गुस्से से उस कार को जाते हुए घूर घूर कर देखते रह गए। उन सब को इस वक्त आद्यंत और ख्वाहिश पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके साथ ही साथ वो सब डरे हुए भी थे कि अगर उनके सर और मैडम को यह पता चला कि वो सब आद्यंत आद्यंत और ख्वाहिश को नहीं मार पाए, तो वो दोनों उनका क्या हाल करेंगे। आद्यंत कार में बैठे हुए ही ख्वाहिश को अपनी बाहों में भरा हुआ था। ख्वाहिश आद्यंत के सीने से लगी हुई थी और उसके कान आद्यंत के तेज चल रहे धड़कनों को साफ सुन पा रहे थे। पर वह अभी भी बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे ये बात याद थी कि आज के दिन ही आद्यंत और उसका डाइवोर्स होने वाली है। यह याद आते ही उसकी आंखें नम हो गईं और एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इससे पहले आद्यंत उन आंसुओं को देख पाता, ख्वाहिश ने तुरंत उन आंसुओं को साफ कर लिया। पर आद्यंत की नजर तो पूरे टाइम ख्वाहिश के चेहरे पर ही टिकी हुई थी, इसलिए उसने उसके आंखों से बह रहे आंसुओं को भी देख लिया था। बस, अब और नहीं। मैं अब तुम्हारी प्यारी प्यारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत जल्द मैं तुम्हें वह खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो, और उन लोगों का वह हाल करूंगा जो वह डिजर्व करते हैं। आद्यंत तो अपने मन में यह सब बोल रहा था। अपने मन में यह सब बोलते हुए अत्यंत बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद
वह कार एक बंगले के सामने आकर रुकी। अब तक ख्वाहिश आद्यंत के बाहों में ही सो चुकी थी। आद्यंत ने उस कार के मालिक को थैंक यू बोला और फिर कार का डोर ओपन कर ख्वाहिश को अपने गोद में लिए बाहर आया। वह धीरे धीरे चलते हुए बंगले की तरफ बढ़ गया। फिर वह बंगले के अंदर जाकर अपने बेडरूम में बड़े आराम से ख्वाहिश को हटा दिया। पर ऐसे हिलने ढुलने से ख्वाहिश की नींद टूट गई। जैसे ही ख्वाहिश हूट कर बैठने लगी, आद्यंत उसे वापस से बेड पर लिटाते हुए बोला, तुम सो जाओ। मुझे पता है तुम रात में अच्छे से सो नहीं पाई, इसीलिए अब तुम रिलैक्स होकर आराम करो। अब यहां पर कुछ भी नहीं होगा। इतना बोलकर आद्यंत ने ख्वाहिश को अच्छे से बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वह कुछ सेकंड तक ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखा और फिर रूम से बाहर चला गया। वहीं आद्यंत के रूम से बाहर जाते ही ख्वाहिश धीरे से बेड पर से उठी और एक नज़र वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जिसमें अभी 7 बज रहे थे। फिर वह सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वही आद्यंत जब बाहर आया तो उसका मोबाइल बज उठा। उसने जब अपना मोबाइल चेक किया तो उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देख उसकी आंखें सर्द हो गईं। वह अपने सर्द निगाहों से घूर घूर कर मोबाइल की तरफ देख रहा था। फिर उसने कॉल पिक किया तो मायरा की बड़ी ही सिडेक्टिव वॉइस उसके कानों में पड़ दी। बेबी, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि आज क्या है? आज तुम अपनी आज तुम अपनी वाइफ से छुटकारा पाने वाले हो। उस वाइफ से जिससे तुम बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और फिर हम दोनों के बीच कोई भी रुकावट नहीं रहेगा। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। मायरा की बातों को सुनकर आद्यंत की पकड़ उसके मोबाइल पर कस गई और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अपनी वाइफ के लिए यह सब कुछ सुनकर आद्यंत को आज पहली बार मायरा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा तो आ ही रहा है, पर खुद पर उससे ज्यादा। उसका मन कर रहा था कि वह अभी मायरा का मर्डर कर दे, पर वो अभी कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए खुद के गुस्से पर कंट्रोल करके उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ वह तो है ही, आज तो मुझे छुटकारा मिल ही जाएगा। यह सुनते ही दूसरी तरफ मायारा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह खुशी से चेहरे हुए बोली, तो बेबी, तुम जल्दी से जल्दी कोर्ट आ जाओ और अपनी उस वाइफ को भी बोल दो कि वह भी आ जाए और डाइवोर्स का जो प्रोसीजर है उसे जल्दी से कंप्लीट करो। फिर हम दोनों मिलकर आज पार्टी करेंगे। आद्यंत तिरछी स्माइल के साथ बोला, ऑफ कोर्स पार्टी तो बनती है और पार्टी तो होकर ही रहेगी मायरा बेबी। इतना बोलकर आद्यंत ने कॉल कट कर दिया। इस वक्त आद्यंत की आंखें बिल्कुल सर्द थीं और होठों पर एक तंज भरी मुस्कान थी। उसे देख यही लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो। कुछ सोचते हुए आद्यंत वहां से दूसरे रूम की तरफ बढ़ गया। वही हॉल के एक साइड खड़ी ख्वाहिश ने यह सब कुछ सुन लिया था। ये सुन उसकी आंखों से झर-झर करके आंसू बहने लगे। वह यही सोचने लगी कि कल रात जो भी था, क्या वह सब एक नाटक था? यह सब सोचकर उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो इस मुस्कान के साथ बोली, तू भी ना ख्वाहिश, क्या क्या सोच लिया था तूने? तू बिल्कुल पागल ही है। भला ये मुझे क्यों ही अपनाएंगे? उनकी मोहब्बत तो मैं नहीं माया रहा है। इनके लिए तो मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये तो मुझसे सिर्फ नफरत करते हैं। इतना बोलकर ख्वाहिश ने अपने आंखों से बह रहे इंतहाशें आंसुओं को साफ किया और वह अपने रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद ख्वाहिश तैयार होकर रूम से बाहर आई। उसने एक नज़र उस पूरे घर की तरफ देखा। इस घर से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थीं। उन चीज़ों को याद कर उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो गईं। वह खुद को संभालते हुए घर से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने कैब बुक किया और कुछ ही देर में जब कैब आई तो वह उसमें बैठ गई और कोर्ट की तरफ बढ़ गई। करीब 40 मिनट बाद वह कार कोर्ट के सामने आकर रुकी। ख्वाहिश कार का डोर ओपन कार के बाहर आई और वह अपने भारी कदमों के साथ कोर्ट की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही कोर्ट के अंदर गई, उसकी नज़र वहीं एक साइड पर बैठी मायरा पर चली गई। जैसे ही मायरा ने ख्वाहिश को देखा, वो उसके पास आकर उसकी तरफ देख मुस्कुराने लगी। वो इस तरह से मुस्कुरा रही थी जैसे मानो वो ख्वाहिश का मजाक उड़ा रही हो। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या हालत हो गई है तुम्हारी? तुम्हारा ये मुरझाया हुआ चेहरा
और लाल आंखें ये सब साफ बता रही हैं कि जरूर तुम कल रात सो नहीं पाई। शायद तुम्हारी नींद उड़ गई हो। मैं सही कह रही हूं ना? मायरा की बात सुन ख्वाहिश कुछ नहीं बोली। वो बस अपनी नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी थी। तभी मायरा आगे बोली, उप्स देखो ना, मैं भी क्या क्या तुमसे पूछ रही हूं। अब जब आज रिश्ता टूटने वाला है तो रातों की नींद क्या दिन की भी चैन हराम हो जाएगा। वैसे यह तो तुम्हारे साथ होना ही था। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे आद्यंत की लाइफ से दूर चली जाओ, पर तुम नहीं मानी। तुम्हें यही लग रहा था कि तुम एक दिन आद्यंत के प्यार को जीत लोगी। बुलशिट। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात थी ना। मुझे आज भी वह दिन याद है जब तुमने मुझे चैलेंज किया था कि एक दिन तुम अपने पति का प्यार पाके रहोगी। और मैंने भी तुमसे कहा था कि वह दिन जल्द आएगा जब तुम्हारा पति ही तुम्हें अपनी लाइफ से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। और आज देखो, वह दिन आ गया। मुझे तो लगा था वह दिन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर मुझे नहीं पता था कि वह दिन इतना जल्दी आ जाएगा। तो अब ना सच कहूं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारी हालत को देखकर मुझे अंदर से रोना आ रहा है। पर अब क्या ही कर सकते हैं। जो होना रहता है उसे तो कोई टाल नहीं सकता ना। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो ख्वाहिश? बोलो ना डार्लिंग, आज कुछ चैलेंज नहीं करोगी? आज अपने पति का प्यार जीतने वाली टाइप लाइन नहीं बोलोगी? ये बोलते हुए मायरा एक बार फिर से ख्वाहिश को देख हंसने लगी। वही ख्वाहिश ने अपनी नम आंखों से एक नजर मायरा की तरफ देखा और अंदर बढ़ गई। मायरा के शब्द उसके दिल को चीर रहे थे। अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठे वकील ने एक नजर ख्वाहिश की तरफ देखते हुए अपने हाथों में पड़े फाइल को चेक करते हुए बोला, श्रीमती ख्वाहिश, आद्यंत नोमानी आपके पति कहाँ हैं? वह अभी तक यहाँ आए क्यों नहीं? उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। वकील का सवाल सुन ख्वाहिश धीरे से बोली, वह जल्दी आते होंगे सर। वही वकील ख्वाहिश की बात पर बोला, लगता है आपके पति को समय की कोई कदर नहीं है, वरना अब तक वह यहाँ होते। किसी समय की कद्र नहीं है वकील साहब? अचानक ही एक रौबदार आवाज उस रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर गूंज उठी। वकील ने जब सामने देख तो वहां पर आद्यंत नुमानी खड़ा था। ख्वाहिश ने भी इस आवाज को सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो उसका पति अपने एरोगेंट फेस के साथ बर्थडे ही स्टाइल में वहां खड़ा था। हमेशा की तरह आज भी आद्यंत उतना ही हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। ख्वाहिश की नजरें तो अपने पति के हैंडसम फेस पर ही जाकर ठहर गईं। वहीं आद्यंत ने एक नजर ख्वाहिश की तरफ देखा और अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया। वकील साहब आद्यंत को देखकर एक फीकी मुस्कान के साथ बोले, ओह मिस्टर नॉमिनी, आप आ गए। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। वह मुझे और भी काम थे ना, इस कारण। वकील साहब की बात सुन आद्यंत कुछ नहीं बोला। और वो वकील साहब की बात सुन आद्यंत कुछ नहीं बोला और वो वकील साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी वकील साहब एक फाइल निकालते हुए बोले, चलिए मिस्टर नुमानी, अब आप आ गए हैं तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप बस इस पेपर पर जल्दी से साइन कर दीजिए और कुछ ही देर में सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। फिर आप लोगों का डाइवोर्स हो जाएगा। क्या इस पेपर पर साइन करने के बाद कुछ फॉर्मेलिटी के खत्म होने पर हमारा डाइवोर्स हो जाएगा? आद्यंत वकील की तरफ देखते हुए अपने सर्द आवाज में पूछा। आद्यंत का सवाल सुन वकील तुरंत ही बोला, यस मिस्टर नोमानी, मैंने पहले ही सारे फॉर्मेलिटी कर दिया है। बस जो थोड़े बहुत रह गए हैं वह कुछ ही मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। वकील की बात सुन आद्यंत ने एक नजर उस फाइल की तरफ देखा और फिर उसने वहीं रखे पेन को उठाया। वकील बड़े ही गौर से आद्यंत की हर एक क्रिया को नोटिस कर रहा था। वही मायरा भी अब तक अंदर आ चुकी थी और आद्यंत को इस तरह साइन करने जाते देख वह बहुत खुश थी और उसकी जीत उसकी आंखों में दिख रही थी। वह फुर्ती के साथ आद्यंत के पास आई और उसकी बाजुओं को पकड़ते हुए बोली, बेबी तुम आ गए? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। जल्दी करो ना। और फिर आद्यंत के गालों पर अपनी उंगलियों को मूव करते हुए बोली, आई हैव ए सरप्राइज फॉर यू। मायरा ने टेरी निगाहों से ख्वाहिश की तरफ देखा। ऐसा कर कर वह जलील कर रही थी और उसे जता रही थी कि अब पूरी तरीके से उसका हो चुका है।
वकील ने जब यह देखा तो खुद में ही बोला, इन अमीरों की जिंदगी, बीवी को डाइवोर्स और गर्लफ्रेंड से अफेयर। अचानक ही आद्यंत ने पेन को वापस से टेबल पर रख दिया और वहां से जाने लगा। आद्यंत को जाता देख वकील साहब तुरंत ही आद्यंत को रोकते हुए बोले, मिस्टर नुमानी, लगता है आप जल्दबाजी में साइन करना भूल गए हैं। आप साइन कर दीजिए। वकील की बात सुनकर आद्यंत पीछे मुद्दा और बिना किसी भाव के उसने कुछ कहा, जिसे सुनकर वकील के साथ साथ ख्वाहिश और मायरा भी हैरान रह गए। आई डोंट वॉन्ट डाइवोर्स, आद्यंत ने लॉयर की तरफ देख बिना किसी भाव के कहा। वही आद्यंत की बातों को सुन वकील भी एक पल के लिए चौंक गया। उसके साथ साथ ख्वाहिश और मायरा को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ख्वाहिश को तो यही लग रहा था कि जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। आद्यंत बिना किसी की तरफ देखे तेज कदमों के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर निकल गया। मायरा ने गुस्से से ख्वाहिश को घूरते हुए अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और तेजी से आद्यंत के पीछे पीछे चली गई। बाहर आते हुए आद्यंत को याद आने लगा कि कैसे पिछले जन्म में डाइवोर्स वाले दिन ख्वाहिश कोर्ट नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब थी और वह अस्पताल में एडमिट थे। पर आद्यंत ने घर जाकर ख्वाहिश को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था, जिससे 2 दिन तक ख्वाहिश की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वह बेड से उठ नहीं पाई। यह सब याद करके आद्यंत ने तो अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया। ये सब याद करके उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आद्यंत के पीछे पीछे ख्वाहिश भी रजिस्टर ऑफिस से बाहर आ गई। आद्यंत अभी जा ही रहा था कि तभी मायारा दौड़ते हुए उसके पास आई और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, बेबी, यह क्या किया तुमने? What happened? आज तो तुम उस गिरी हुई लड़की से छुटकारा पाने वाले थे, फिर तुमने ऐसे लास्ट टाइम पर डाइवोर्स लेने से मना क्यों कर दिया? ये बोलते हुए वह बड़ी ही मासूम बनी हुई थी। वह ऐसा प्रेजेंट कर रही थी जैसे कि वह आद्यंत के इस फैसले से हर्ट हो गई हैं और उसकी आंखों में आंसू थे। आद्यंत ने एक नज़र मायरा की तरफ देखा और उसके इस बनावटी चेहरे को देख उसे मन ही मन खुद पर और गुस्सा आने लगा। पर फिर वह बिना किसी इमोशन के साथ मायरा से बोला, अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इतना बोलकर वह वहां से आगे बढ़ गया। वही मायरा भी पैर पटकते हुए तुरंत कोर्ट से बाहर निकल गई। ख्वाहिश भी धीमे धीमे कदमों के साथ चलते हुए आद्यंत के पीछे आ रही थी। दोनों साथ में ही कोर्ट से बाहर आए। ख्वाहिश वहां से दूसरी तरफ मुड़ गई। यह देखकर आद्यंत आगे बढ़ा और उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए बोला, कहाँ जा रही हो तुम? अचानक से आद्यंत के पकड़ने पर ख्वाहिश अपनी जगह पर रुक गई और अपनी नजरों को नीचे झुकाए धीमे आवाज में बोली, वह मैं घर जा रही हूं। ख्वाहिश की बात सुन आद्यंत ख्वाहिश से बोला, हाँ तो चलो मेरे कार में। आद्यंत की बात सुन ख्वाहिश बिल्कुल चौंक गई। वह कभी आद्यंत के चेहरे की तरफ देखती तो कभी उसके पकड़े हुए हाथों की तरफ। इस समय आद्यंत का मोबाइल रिंग करने लगा। उसने जब अपने पेंट के पॉकेट से मोबाइल निकाला तो उसमें फ्लैश हो रहे नंबर की तरफ देख वह ख्वाहिश को ऑर्डर देते हुए बोला, जाकर कार में बैठो, मैं अभी आता हूं। इतना बोलकर उसने ख्वाहिश के हाथों को अपने हाथों से छुड़वाया और एक साइड जाकर कॉल पिक करके बात करने लगा। ख्वाहिश जब कार के पास पहुंची तो बैक सीट पर पहले से ही मायरा बैठी हुई थी। मायरा को वहां बैठा देख ख्वाहिश के कदम रुक गए। मायरा भी ख्वाहिश को देख उसे घूरने लगी और तेज आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेबी के कार की तरफ आने की? तुम्हें पता नहीं है क्या कि अगर आद्यंत को पता चला कि तुम उसके कार के आसपास भी हो तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो अब अपना यह सड़ा हुआ चेहरा लेकर यहां से दफा हो जाओ। ब्लडी बिच, औकात भूल जाते हैं तुम जैसे लोग। मायरा की बातें सुन ख्वाहिश की आंखें नम हो गईं। वह वापस से वहां से जाने लगी थी कि तभी आद्यंत वहां आया और उसकी कलाई को पकड़ वापस से कार की तरफ ले गया। कार के पास आकर जैसे ही आद्यंत ने बैक सीट की तरफ देखा तो वहां पर मायरा बैठी हुई थी। वो अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। आद्यंत गुस्से से अपनी काली गहरी आंखों से उसे घूरने लगा। उसे बहुत ही
आद्यंत गुस्से से अपनी काली गहरी आंखों से उसे घूरने लगा। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर फिर आद्यंत ने ख्वाहिश को फ्रंट सीट पर बिठाया और ड्राइवर को तुरंत बाहर आने के लिए बोला। आद्यंत की रौबदार आवाज को सुन वो ड्राइवर डर गया और जल्दी से कार से बाहर आ गया। ड्राइवर के बाहर आते ही आद्यंत तुरंत ही ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और बोला, कोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जाकर उन्हें लेकर आओ। ड्राइवर बोला, ओके सर। आद्यंत ने फिर अपने पेंट के पॉकेट से 100 के कुछ नोट निकालकर ड्राइवर की तरफ देते हुए बोला, तुम कैब बुक करके आ जाना। इतना कहकर वह तुरंत कार ड्राइव करने लगा। पीछे बैठी मायरा ये सब कुछ अपनी जलती हुई निगाहों से देख रही थी। उसे आद्यंत का यह सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आज आद्यंत ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। आज उसे आद्यंत बहुत बदला बदला सा लग रहा था। वह समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर बात क्या है। ये सोच वो अपने मन में ही बोली, ये आद्यंत इस तरह से ख्वाहिश का साथ क्यों दे रहा है। ये हो क्या रहा है आद्यंत को? आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी एक नंबर का बुद्धू है ये कभी कुछ समझ ही नहीं पाएगा। पर आज यह इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है? जरूर कुछ तो बात है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके ऊपर से मेरे प्यार का जादू कम पड़ गया हो? अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द मुझे वापस से अपने हुस्न का जाल इसके ऊपर फेंकना पड़ेगा। आद्यंत नॉमिनी, तुम मेरे हो और मैं तुम्हें किसी भी हाल में इस ख्वाहिश का तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अब तुम देखो कैसे आज मैं एक बार फिर से तुम्हें अपना दीवाना बना देता हूं। ये बोलते हुए मायरा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, जैसे मानो उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा हो। इसके साथ ही साथ वो आद्यंत और ख्वाहिश को एक साथ बैठा देख गुस्से से जल भुन रही थी। वही ख्वाहिश भी बहुत कंफ्यूज थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आज उसके हस्बैंड को क्या हो गया है। वह इस तरह से क्यों अजीब बिहेव कर रहा है। इसके साथ ही साथ उसे मन ही मन खुशी भी मिल रही थी कि चलो, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। कम से कम उसकी शादी तो बची हुई है, उन दोनों का डाइवोर्स तो नहीं हुआ। ये सोचकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। वो अपनी तिरछी निगाहों से रह रहकर ड्राइविंग सीट में बैठे आद्यंत को ही देख रही थी। जैसे ही आद्यंत ने उसकी तरफ देखा, वो वापस से अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लग जाती हैं। ख्वाहिश की हरकतें देख आद्यंत को उस पर हंसी आ रही थी। वह भी ड्राइव करते हुए बीच बीच में अपनी तिरछी निगाहों से ख्वाहिश की तरफ देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद ख्वाहिश और मायरा दोनों ही घर पहुंच गए थे। मायरा आद्यंत के साथ ही रहती थी। वो जबरदस्ती आद्यंत को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके घर रहने आ गई थी। आद्यंत भी उसके प्यार में इतना पागल था कि जो जो मायरा कहती वो सब वो करता जाता। मायरा आद्यंत के रूम में थी, वही ख्वाहिश दूसरे रूम में थी। वह पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगी, तभी उसकी नजरें आद्यंत के रूम पर पड़ गई। उस रूम को आज मायरा कुछ अलग ही तरह से डेकोरेट कर रही थी। पूरे रूम में गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। बेड पर भी गुलाब की पंखुड़ियां सजी हुई थीं और वहां पर कलरफुल कैंडल्स लगे हुए थे। उस रूम को किसी वेडिंग नाइट की तरह डेकोरेट किया गया था। मायरा ये सब कुछ बहुत खुश होकर कर रही थी। रूम को देखते हुए ख्वाहिश की नजरें एक जगह जाकर टिक गई। वहां टेबल पर एक साइड में कॉन्डोम के बॉक्स रखे हुए थे। वह देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसके सीने में एक तीर सा चुभने लगा। मायरा और आद्यंत ने पहले से ही सोच रखा था कि जिस दिन ख्वाहिश और आद्यंत का डाइवोर्स हो जाएगा, उस दिन वह लोग अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करेंगे। यह बात ख्वाहिश को भी पता थी। वह अभी डोर पर खड़ी थी कि तभी मायरा ने ख्वाहिश को वहां देखा और गुस्से से उसके पास आकर बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस रूम के आसपास भी आने की? तुम्हें नहीं पता क्या? या तुम भूल गई हो कि तुम्हें मेरे आद्यंत ने इस रूम से दूर रहने के लिए कहा है? इस रूम में सिर्फ मैं और आद्यंत ही रहते हैं, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमसे दूर रहो। और हाँ, आज रात हमें डिस्टर्ब करने बिल्कुल भी मत आना,
क्योंकि आज रात हम साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये बोलते हुए मायरा के होठों पर एक तंज भरी मुस्कान थी। क्वालिटी टाइम से मायरा का क्या मतलब है? ख्वाहिश समझ चुकी थी। उसकी नजरें कॉन्डम के बॉक्स पर जाते ही ख्वाहिश और ज्यादा दुखी हो गई। उसकी आंखों में ठहरे आंसू गालों को लुढ़क आए। मायरा उसकी हालत को देख और भी ज्यादा हंस रही थी। वह हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है उसने आज तुम्हें डाइवोर्स नहीं दिया तो तुम्हें अपना पत्नी मानता है? जबकि सच्चाई तो यह है कि जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी या फिर उसकी फैमिली ने उसे प्रेशराइज किया होगा। इस कारण उसने आज तुम्हें डाइवोर्स नहीं दिया। पर भले ही उसने पेपर पर साइन नहीं किया हो, पर दिल से तो तुम्हें कभी भी अपनी वाइफ नहीं मानता। इसलिए झूठे सपने देखना बंद कर दो और अपना ये मनहूस शक्ल लेकर यहां से चली जाओ। मायरा की ये सब कड़वी बातें सुन ख्वाहिश को बहुत तेज रोना आने लगा और वह भागते हुए वहां से ऊपर टेरेस की तरफ चली गई। आद्यंत अब भी घर पर नहीं था। वह मायरा और ख्वाहिश को घर छोड़कर अपने ऑफिस के लिए चला गया था, क्योंकि उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। मौसम ठंडा और हवाएं सर्द थीं। रात के करीब 7 बजे आद्यंत घर जाने के लिए निकला। वह रास्ते में था, अपने कार में बैठा हुआ वह सब कुछ सोचने लगा कि कैसे पिछले जन्म में मायरा और उसने डाइवोर्स वाले दिन यह प्लान किया था कि डाइवोर्स होने के बाद वह दोनों अपनी रोमांटिक नाइट